Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you are all good. Uh, Today's lecture is about creep and Poisson ratio. लास्ट टाइम हमने फटीग को कवर किया था और फटीग को काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। उसकी कुछ बाकी चीज़ें मतलब फटीग के रिज़ल्ट्स को हम इंशाल्लाह जो फेलियर थ्योरीज़ हम करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह आखिर पर, इस कोर्स के आखिर पर फेलियर थ्योरीज़ करेंगे, तो उसके साथ फिर हम अटैच करेंगे फटीग को इंशाल्लाह। फटीग की जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन ली है 2-3 लेक्चर्स में, तो उनके रिज़ल्ट्स को हम इस फेलियर थ्योरीज़ के साथ अटैच करेंगे। तो फटीग के साथ क्रीप का आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर जितना हो सका टाइम बचा तो इंशाल्लाह पॉइजन रेशो को भी डिस्कस करेंगे। बाय डेफिनेशन यू नो वेल व्हाट इज़ क्रीप, कि इट इज़ टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अंडर सम अप्लाइड लोड कंडीशन। तो कुछ थोड़ी बहुत इस तरह होता है कि जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लोड लगाया जाए, ठीक है, किसी भी बॉडी को पुल किया जाए या लोड लगाया जाए, तो वो इलास्टिक रेंज के अंदर लीनियरली डिफॉर्म होता है, ठीक है। तो वो लीनियरली डिफॉर्म होने के बाद एक ख़ास पॉइंट पर जाकर जब उसके ऊपर एक ख़ास अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है तो फिर वो अपनी यील्ड पॉइंट शो करता है, और फिर वो उसके बाद फर्दर यील्डिंग एंड फिर उस जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है, रिएक्शन जितना शो कर सकता है उसको वो शो करेगा, फिर उसके बाद जाकर वो रप्चर की तरफ ट्रैवल करेगा। ये स्ट्रेस स्ट्रेन में एक नॉर्मल ट्रेंड, ये एक चीज़ है। मगर जिस तरह फटीग में हम लोगों ने देखा था कि फटीग एक ऐसा फिनोमेना है साइक्लिक अप्लाइड साइक्लिक लोडिंग का कि उसमें हम यील्ड स्ट्रेंथ से भी काफ़ी कम फोर्स भी लगाएं तो भी चीज़ जो है ना वो जल्दी फेलियर हो जाती है। तो लेट्स सपोज हम इस रेंज में भी कहीं पे अगर अप्लाइड साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं, लेकिन वो साइक्लिक लोडिंग है, रिपीटेड लोडिंग है, ठीक है, तो भी वो चीज़ जो है ना रप्चर पॉइंट तक पहुंच जाती थी, ठीक है। इसी तरह क्रीप भी एक ऐसा फिनोमिना है कि ये बेसिकली टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। अगर हम फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम के लिए या एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा कर रखें और वो फोर्स चाहे हमारी यील्ड स्ट्रेंथ या बॉडी की इलास्टिक लिमिट, ठीक है, उसके भी अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से उसमें परमानेंट सेट या परमानेंट यील्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर तक रखने की वजह से वो उसमें ये जो स्ट्रेन है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला रीजन, ठीक है, ये आ जाता है। हालांकि हमारी जो लोडिंग है वो इस रीजन के अंदर अंदर थी, ठीक है, मतलब वो उसकी वजह से जो इनिशियल स्ट्रेस है वो इसके अंदर आ रही थी, लेकिन बाय द टाइम वो ज़्यादा ट्रैवल कर वो बाय द टाइम उसका अफेक्ट ये होता है कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ चली जाती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जहन में रखें, बल्कि ये आपको अच्छी तरह पता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से क्रीप को आज देखते हैं कि क्रीप किस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ट्रैवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने काफ़ी दफ़ा क्लास में भी ये एक एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोहे का रॉड है कैंटिलीवर की तरह, ठीक है, एक लोहे का रॉड है, तो इसको हमने अगर कैंटिलीवर की तरह ये रखा हुआ है,
तो ये फॉर एग्जांपल ये अपनी जगह पर सस्टेन है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक एक माह से रखा हुआ है और ये अपनी जगह पे सस्टेन है। लेकिन अगर यही लोहे का रॉड लेट्स सपोज थोड़ा सा लेंथी है और लेंथी होने की वजह से इसकी थोड़ा सा वेट भी इंक्रीज़ हो गया और लेकिन फिर भी ये अपनी पोजीशन अभी चेंज नहीं की इस चार्ट में, ठीक है। तो अब इस लोहे के रॉड के ऊपर जस्ट एक छोटा सा वेट ही रख दें, ठीक है, थोड़ा सा वेट अगर रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्ट में से कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा वेट अगर रखते हैं, 2-3 ईंटें अगर इसके ऊपर रखते हैं तो स्टार्ट में से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप इसको 2 घंटे बाद नोट डाउन करते हैं तो ये अपनी पोजीशन से, ठीक है, लेट्स सपोज 1 मिलीमीटर नीचे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और उसी तरह फिर आप इसे 5 घंटे बाद देखते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर लेट्स सपोज नीचे ट्रैवल कर आया है, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ टाइम्स में आप इसको देखते जाएं तो ये फाइनली इसकी जो शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी आफ्टर 1 डे और 2 डे, ठीक है। और या हो सकता है ये इट विल टेक टाइम, ठीक है, मंथ्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, मटेरियल क्या था, और जो आपने अप्लाइड लोड लगाया वो बहुत ज़्यादा कम था, दरमियाना था, या वो कितना था, यानी कि वो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले में वो कहाँ पर लाई करता था, बिल्कुल नेग्लिजिबल तो नहीं था। तो ये टाइम इफेक्ट ऑफ जो फोर्स होता है ना, इसको क्रीप बोलते हैं। इस क्रीपिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, क्रीप इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये लोहे के रॉड पे यही वेट रखें तो ये एक दिन के बाद आपको 2 इंच का डिस्टेंस जो है ना वो प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 इंच का डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये 2 इंच का अगर ये डिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक दिन के बाद, तो और ये अंडर द नॉर्मल कंडीशंस है, मतलब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये अगर ये उसके ऊपर एक दिन के बाद 2 इंचज़ ये हमें जो है ना वर्टिकल डिफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, लेट्स सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, ठीक है, 25 डिग्री से हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको कर दें तो फिर ये क्या होगा, ठीक है। और हमने सेम कैंटिलीवर बीम लिया, उसके ऊपर सेम वेट डाला पहले की तरह का ही, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बनता है, ठीक है, 2.4 टाइम्स के करीब करीब। तो इतना टाइम्स हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी इंटरनल मालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं ना वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती हैं, तो अंदर की स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी लूज़ होगी, मटेरियल थोड़ा सा अपने आप को दूर सेट कर लेता है। तो उसकी वजह से अब इसकी डिफॉर्मेशन अंदर जो सॉफ्टनिंग इफेक्ट आया है उसकी वजह से पहले जो 2 इंच वाला डिस्टेंस एक दिन में ट्रेवल किया था, डिफॉर्मेशन वो एक दिन में हुई थी, अब हो सकता है ये जस्ट 12 आवर्स के अंदर अंदर, या हो सकता है जस्ट 5 to 6 आवर्स के अंदर अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए। ये अब एक दिन से काफ़ी देर पहले, यानी कि 24 आवर्स से काफ़ी टाइम पहले ये 2 इंच का डिस्टेंस ट्रेवल हो कर लेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो होता है ना ये क्रीप कहलाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ये आपने रूटीन लाइफ में कुछ देखी होंगी, बल्कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, आपने एक पुराने बल्ब देखे होंगे जिनके अंदर फिलामेंट लगा हुआ होता है, अक्सर वो फ्यूज़ हो जाते हैं और उनकी वायर आपको नज़र भी आती है अलग हुई, ठीक है। तो पहली एग्जांपल एक वो क्रीप की है
ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन वायर जो होती है उसको हम कहते हैं कि वो बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो जबकि आपको पता होगा कि टंगस्टन का आलमोस्ट 31-40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, और अगर हम वो कहें कि वो फ्यूज़ हो गया है तो फ्यूज़ बेसिकली मेल्टिंग को रेफ़र करता है। ठीक है। तो क्या बल्ब के फिलामेंट के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव हो पाता है? इतना करना तो इंतहाई मुश्किल चीज़ है। बहुत प्रिसाइज एनवायरनमेंट चाहिए होता है इतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए। तो बेसिकली वो फ्यूजन का केस नहीं है, वो बेसिकली क्रीप का वो एग्जांपल एक बनती है। क्रीप की वजह से वो ब्रेकेज होती है, ठीक है, फिलामेंट की। तो वो किस तरह होती है थोड़ा सा मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरी छोटी सी एक एग्जांपल जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं ना, लेट्स सपोज जेट इंजन की बात कर लेते हैं। जेट इंजन तो टरबाइन जेट इंजन के जो ब्लेड्स के फेलियर होते हैं वो भी बेसिकली काफ़ी हद तक क्रीप की वजह से भी होते हैं। तो उन पे भी अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरह होते हैं। सबसे पहले हम फिनोमिना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखें कि जैसा कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा क्लास में भी एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, आपने कभी भी किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस चेंज डायग्राम को नहीं छोड़ना। इट इज़ द बेसिस ऑफ डिज़ाइनिंग। वो चाहे फटीक के लिए हो, चाहे क्रीप के लिए हो, चाहे वो टेंसाइल लोडिंग के लिए है, चाहे कंप्रेसिव लोडिंग के लिए, या चाहे किसी भी चीज़ के लिए है, उस मटेरियल की बेसिकली स्ट्रेस चेंज डायग्राम पर ही सारी की सारी डिज़ाइनिंग होती है। सारी की सारी कैलकुलेशन, सारे के सारे जो कुछ चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कुछ डिसाइड करनी होती हैं, उसकी जितने भी पैरामीटर्स उस कंपोनेंट के ऊपर लग रहे होंगे उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रेस चेंज डायग्राम के ऊपर फाइनल कम्प्लीमेंट्स आपके होंगे, तो फिर वो डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ठीक है। जो कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कर लेंगे बाद में आपने उसी मटेरियल की जो स्ट्रेस चेंज डायग्राम की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ वैल्यू ये है, यील्ड वैल्यू ये है, तो उसके कंपैरिजन में आपने डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे कंप्रोमाइज़ करें अलाउबल स्ट्रेसेस या डिज़ाइन स्ट्रेसेस को कि वो अलाउ हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। मतलब अब ये बात करने का मकसद ये था कि हम अभी क्रीप फिनोमिना ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी क्रीप की वजह से बेसिकली परमानेंट सेट एक आ जाता है, परमानेंट चीज़ डिफॉर्म हो जाती है, जबकि उसके ऊपर अप्लाइड जो फोर्स है वो इंतहाई कम लगाई गई है। ठीक है। फिर भी वो चीज़ परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, और इसके बावजूद ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो वो चीज़ ब्रेक भी हो जाती है। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रही है और फिर फेल की तरफ भी जा रही है, तो ये फिनोमिना स्ट्रेस चेंज डायग्राम से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो पहले मैं आपको एक स्ट्रेस चेंज डायग्राम जो बड़ी हमने डिटेल से बातें की हुई हैं उसको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसी स्ट्रेस चेंज डायग्राम से आगे हम चलते हुए ना क्रीप को साथ अटैच करेंगे। ठीक है। ये एक टिपिकल स्ट्रेस चेंज डायग्राम है किसी भी मटेरियल के लिए। ठीक है। ये जो आप हम पढ़ते रहे हैं। ठीक है। इसके नोमेनक्लेचर जो है वो हम बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक स्टील मटेरियल है कोई। ठीक है। कोई स्टील का ग्रेड है। ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट का आता है।
पी एल प्रोपोर्शनल लिमिट लेट्स सपोज। फिर उसके बाद ठीक है वो यील्ड स्ट्रेंथ एक आपके पास आती है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट। अच्छा मैं ना यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्चुअल वाली फिगर आपको बना के देता हूँ, मतलब जो एक्सपेरिमेंट अगर आप करें लैब में तो आपके पास जिस तरह का ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, स्टील का खासकर मतलब जो फेरस अलॉयज होंगे ना ज़्यादातर और मेजरली स्टील के ग्रेड के जो होंगे वो कुछ यील्ड पॉइंट के बाद ना थोड़ा सा वो स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। उनका ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा, फिर वो ऊपर जाना शुरू करेंगे और फिर वो अपनी अल्टीमेट पे आके तो उसके बाद ये ब्रेकेज की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यील्ड पॉइंट के बाद वाला रीजन है ना जिसके बाद यील्डिंग होती है, ये कुछ थोड़ा सा रीजन इस तरह का आता है कि यहाँ पर स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रही होती और हमें जो है ना वो यील्डिंग स्ट्रेन मिल रही होती है, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। तो इसमें आप ये देखें कि हमारे पास ये जो रीजन है यहाँ तक मटीरियल जो है ना ये वापस बेसिकली आ जाता होता है, ठीक है। ये रिस्टोर अपनी ओरिजिनल शक्ल में कर लेता होता है। इसको हम ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं रीजन को। इसके बाद ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये इसको किसी और लेट्स सपोज हम जो है ना इन लाइन के साथ शो कर लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली यील्डिंग रीजन कहलाता है, ठीक है। और ये पहले वाला इलास्टिक रीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, जिसको सिग्मा यू भी आप बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा यू तक ये वाला रीजन जो होता है इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास रीजन आता है जहाँ पे रप्चर होता है उसको हम इस रीजन को नेकिंग फिनोमेना बोलते हैं, नेकिंग रीजन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बेसिकली बनती थी जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, लैब में भी किया है। इलास्टिक रीजन सबसे पहले, फिर एक ख़ास यील्डिंग होती है और स्ट्रेस ख़ास कोई बढ़ नहीं रही होती या तकरीबन कांस्टेंट होती है लेकिन डिफॉर्मेशन हो रही होती है। उसके बाद फिर दोबारा एक मटेरियल अपना आखिरी जोर लगाता है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग पर, ठीक है। तो वो अपनी अल्टीमेट मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस शो कर सकता है वो अपनी स्ट्रेस शो करता है मटेरियल, ठीक है। उस रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिन स्पेसिमेंस को आपने लैब में टेस्ट किया है उन स्पेसिमेंस मतलब उस चार्ट में अगर
वो इस तरह की एक स्ट्रिप थी, ठीक है। तो उसके बाद आपने जब उसको टेस्ट किया तो वो आपने देखा होगा उनके दरमियान ना इस तरह का एक नेक बन गया, ठीक है। वो नेक बन गया और इसको लॉन्गेट किया तो फर्दर ये यहाँ से टूट गया। जब ये नेक फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब है उसने अपनी मैक्सिमम ताकत मटेरियल ने लगा ली है, अब वो मज़ीद रेजिस्ट नहीं कर रहा, अब वो उस ब्रेकेज की तरफ जाने लगा है, ठीक है। तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो टूट जाता है। ये चीज़ें आपने काफ़ी की हुई हैं। अब हम आते हैं कि जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे थे कि बेसिकली ये वाली जो रीजन्स हैं यील्ड पॉइंट वाले और स्ट्रेन हार्डनिंग और नेक रीजन, इनको अभी हम शो नहीं करते, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो आम सिंपल मतलब लेट्स सपोज हम क्रीप की बात करते हैं, तो क्रीप में हमें पता है कि वैसे तो आमतौर पे मटेरियल प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेट रहता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू स्लोप की आती है स्ट्रेस स्ट्रेन में, ठीक है। तो ये एक हमें कांस्टेंट बिहेवियर मिलता है। लेकिन अच्छा, मैं बात ही कर रहा था कि लेट्स सपोज जिस तरह ये ट्रेंड है हमने शुरू में देखा कि इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर स्ट्रेस जो है वो कॉन्स्टेंटली वो भी बढ़ता रहता है और स्ट्रेन जो है वो भी विद टाइम बढ़ता रहता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन देखने में आता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब क्रीप का फिनोमिना है तो क्रीप के फिनोमिना में बेसिकली होता कुछ इस तरह है कि अप्लाइड फोर्स जो हमारी होती है वो तो विद इन इलास्टिक लिमिट होती है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे देखें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन और टाइम का फैक्ट देखें कि स्ट्रेन टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो वो शुरू में इसी तरह स्ट्रेन जैसे इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना, तो वो शुरू में थोड़ा सा लीनियरली जाने की कोशिश करेगी। जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में स्ट्रेन लीनियरली बढ़ती है इलास्टिक रीजन में, ठीक है, तो वो थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेन सीधी जाएगी, लेकिन ये इसके बाद इस फर्दर ये स्ट्रेन टाइम के साथ बढ़ने की बजाय ये थोड़ा सा फिर हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, थोड़ा सा हॉरिजेंटल की तरफ आएगी, ठीक है। और हॉरिजेंटल होने के बाद, ठीक है, हॉरिजेंटल होने के बाद फिर फर्दर ये आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी, स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर ये रप्चर की तरफ वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन मतलब क्रीप की वजह से, जो क्रीप की वजह से स्ट्रेन होती है ना बॉडी के अंदर, ये उसकी हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रेन बढ़ती है लीनियरली, लेकिन वो फ़ौरन ही कुछ देर बाद ही वो तकरीबन काफ़ी हद तक ना कांस्टेंट हो जाती है, टाइम के साथ एक कांस्टेंट सी वैल्यू के साथ बस बढ़ती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ना अब्रप्टली बड़ी तेज़ी से वो चेंजिंग होने लग पड़ती है उसमें, ठीक है, तो वो फिर वो टूटने लग पड़ती है। तो बेसिकली होता यही है कि ये जो पहला रीजन कहलाता है ना ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेन रीजन, ठीक है। और दूसरा ये जो रीजन कहलाता है इसको बोलते हैं
सेकेंडरी रीजन। ठीक है, और ये जो तीसरा रीजन कहला होता है, ठीक है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टेशनरी रीजन, TERTIONARY। और अब इसी करीब के ये जो फिनोमिना स्ट्रेन का आ रहा है किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम रिलेट इसके साथ कर लेते हैं। बल्कि इससे भी पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं तो अगर कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, उसको ऊपर से मैंने फिक्स किया है, ठीक है, और उसके साथ एक वेट लेट्स सपोज हैंग कर दिया, ठीक है, इसके साथ वेट एक हैंग कर दिया, तो आपने देखा, आप देखें अगर तो लेट्स सपोज अगर वो वेट फॉर द इंस्टेंट, ठीक है, वो उसका पॉइंट अगर इस लोकेशन पर है फर्स्ट पर, तो आप उसको 2 घंटे बाद इसी वेट पे पड़ा रहने दे, 2-3 घंटे बाद आए तो देखेंगे कि वो फिर जो है ना ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। फिर कोई 1 दिन बाद आए तो वो हो सकता है इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो वो इसी तरह आप टाइम बढ़ाते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी स्ट्रेन की पोजीशन चेंज करता जाएगा, ठीक है। इसकी जो और फिर फर्दर अगर कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा हो या गर्मी बहुत शदीद हो तो ये इससे भी तेज़ी से नीचे आ सकता है। लेकिन इसका नीचे आना स्टार्टिंग जो होगी फेज़ वो काफ़ी हद तक लीनियर होगी टाइम के साथ, ठीक है, और इसके बाद स्ट्रेन इसमें काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। वो टाइम गुजरा होगा और लेकिन उसमें स्ट्रेन कोई बहुत प्रोमिनेंट चेंजिंग उसका जो वैल्यू होगी ना स्ट्रेन रेट की वो बहुत प्रोमिनेंटली इंक्रीज मतलब तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं कर रहा होगा, ठीक है। शुरू में ये तेज़ी से बढ़ रहा होगा स्ट्रेन और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी स्ट्रेन की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये तेज़ी से बढ़ने लग पड़ेगा फिर दोबारा, ठीक है। तो ये बेसिकली यही वाला स्प्रिंग ये, बल्कि इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंटली एक वीडियो दिखाता हूँ। इसमें आप ये देखें, एक सोल्डर वायर होती है ना, सोल्डर वायर, तो इसको आप वो ऑब्जर्व करें, इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, ये सोल्डर वायर बारीक सी जो जिसके साथ आप सोल्डरिंग करते हैं, तो वेट रखा है। ये देखें, ये टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, ये अलोंगेट होती जा रही है, ठीक है, अलोंगेट होती जा रही है। इसको ऑब्जर्व करें, अब इसकी स्पीड देखें, एक्सेलेरेशन, ठीक है। आप ये देखें, शुरू में इसको देखें कि ये आहिस्ता, अभी बहुत कम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता इसका एक्सेलेरेशन तेज़ होता जाएगा, यानी कि वो ग्राफ पीक की तरफ जा रहा है, ये जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। ये जो है ना ग्राफ शुरू में पीक की तरफ जा रहा है, उसके बाद कांस्टेंट रेट हो जाएगा, ठीक है। ये पीक की तरफ जा रहा था, ये काफ़ी हद तक पीक हो गया, कांस्टेंट रेट हुआ। अब इसके बाद कांस्टेंट के बाद अब ये देखें एक्सेलरेशन पकड़ेगा, अब ये देखें काफ़ी तेज़ स्पीड हो गई, ठीक है। इसके बाद इसने फिर एक्सेलरेशन पकड़ लिया और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया और उसके बाद ये जो है ना फेलियर की तरफ चला जाएगा। ये क्रीप का इफेक्ट है, वेट कोई नहीं बढ़ाया, वेट वही है, जस्ट टाइम दिया और टाइम की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ फेलियर की तरफ चली गई, क्रीपिंग इफेक्ट उसमें क्रीप इफेक्ट उसमें आ गया, ठीक है। यही स्प्रिंग इफेक्ट या कोई भी आप मटेरियल इसके साथ हैंग कर लें वेट के साथ,
ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है इसके साथ आप रिलेट करें। प्राइमरी स्ट्रेन इसकी इलास्टिक रीजन के करीब करीब ज़रा बनती है, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रेन होती है, ठीक है, ये वाला रीजन ये बेसिकली स्ट्रेन हार्डनिंग वाला रीजन है और यील्डिंग वाला रीजन है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग वाले रीजन से अभी ये गुजर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो स्ट्रेन हार्डनिंग तक मैक्सिमम जो रेजिस्ट करना होता है ना मटेरियल ने, वो करता है। उस आपने देखा वहाँ पे वो एक्सलेट नहीं हो रहा था, चेंज इन एलोंगेशन उसकी बहुत तेज़ी से नहीं हो रही थी, कांस्टेंट रेट से हो रही थी, हॉरिजॉन्टल रेट से, ठीक है। उसके बाद जब उसने मटेरियल ने अपना मैक्सिमम जोर लगा लिया फिर भी वो नहीं रोक पाया, तो उसके बाद उसका डायामीटर इतना थिन हो गया जिसकी वजह से वो फिर तेज़ी से नेकिंग की तरफ या फेलियर की तरफ आया, ठीक है, नेकिंग रीजन। फिर वो तेज़ी से स्ट्रेन उसका एक्सेलेरेट हुआ और फिर नेकिंग की तरफ चला गया, और उसके बाद टंगस्टन वायर, टंगस्टन कह रहा हूँ, जो सोल्डरिंग वायर है वो टूट गई थी, ठीक है। ये तीन रीजन, तीन फेज़ हैं बेसिकली। प्राइमरी स्ट्रेन, सेकेंडरी रीजन है, ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास है वो टर्शियरी रीजन है, जिसके अंदर वो जाके ना चीज़ फेल हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रा आप जहन में रखें। तो आपको होपफुली ये काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। इसको ना टर्शियरी रीजन बोलते हैं ज़्यादातर, TERTI। और ये बेसिकली स्टेज 2 जो है, ये स्टेज 1, स्टेज 2, ये स्टेज 3, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज, ये 3 स्टेजेस इसकी होती हैं क्रीप की बेसिकली, ठीक है। सेकेंड स्टेज इसको हम बेसिकली स्टेडी स्टेट क्रीप रेट भी बोलते हैं। स्टेडी स्टेट क्रीप रेट के तौर पे भी इसको हम कर सकते हैं, यानी कि जिसमें स्ट्रेन जो होती है ना, वह स्ट्रेन रेट वो बेसिकली स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। और इसको हम पार्शियल स्ट्रेस बाय पार्शियल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्रीप रेट ये चलता है, ठीक है। और होपफुली काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने वो क्वेश्चन के ऊपर, मतलब एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक वर्क टंगस्टन वायर, ठीक है। इसमें भी बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा एक फिलामेंट मतलब बल्ब के अंदर जो हमारा फिलामेंट है, मतलब लेट्स सपोज वो फिलामेंट कुछ इस तरह लगा हुआ था, ठीक है। तो अगर ये फिलामेंट इस तरह लगा हुआ है तो नॉर्मली इसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप इसको आम तौर पे चलाते हैं अगर 1-2 घंटे के लिए, तो आप वो मतलब आप वो देखें कि इसका टेम्परेचर जो है ना राइज़ करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये याद रखें इसका तकरीबन 31-40 समथिंग के करीब ऑलमोस्ट वो मेल्टिंग टेम्परेचर है इस टंगस्टन वायर का, ठीक है। तो ये टंगस्टन वायर बेसिकली मेल्ट नहीं होती, इसका टेम्परेचर राइज़ करता है, और इसकी जो थोड़ा सा इसका स्प्रिंग का वेट है ना, ठीक है, इसका अपना सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ये वायर जो होगी ये थोड़ी सी, ठीक है, ये कर्व की शक्ल में आने लग पड़ेगी, ठीक है। और हल्का सा ये थोड़ा ना ज़्यादा अगर
टेम्परेचर इसका ज़्यादा राइज़ करता रहे, लेट्स सपोज ये ज़्यादा 1 2 3 घंटे के लिए आपने जलाया, 4 5 घंटे के लिए जलाया, तो ये कभी कभी ये ज़्यादा अलोंगेट हो जाती है। और एक ख़ास मुद्दत के बाद मतलब एक दफ़ा एक दिन आपने पूरे कुछ 4 5 घंटे के लिए जलाया, तो उसमें 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन हुई, ठीक है, परमानेंटली चेंज हो गया। फिर आपने दूसरा दिन जलाया तो उसमें लेट्स सपोज 1 मिलीमीटर के का फिर चेंज हो गया, ठीक है, तो टोटल 2 मिलीमीटर हो गया। इस तरह लेट्स सपोज वो 30 डेज़ के बाद लेट्स सपोज उसमें ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर का हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सपोज 30 डेज़ के बाद उसमें हो जाता है, तो वो महीने 1.5 महीने बाद आपका ये बल्ब जो होता है ना, तो वो उसमें इतनी एलोंगेशन टंगस्टन वायर में आ जाती है कि वो इतना इतना लेंथी वो इसमें इतनी लेंथ इंक्रीज हो जाती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों रीजन से गुजरते गुजरते इन दिनों में महीने या 2 महीने बाद वो प्राइमरी स्ट्रेन उसमें पहले शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकेंडरी रीजन में वो आता रहता है, ठीक है। तो सेकेंडरी रीजन से आहिस्ता आहिस्ता गुजरते मतलब महीना गुजर गया, 2 महीने बाद, और फिर काफ़ी अरसे बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नेकिंग की तरफ चले जाता है फिर, और ये फिर बकायदा क्रीप की वजह से टूट जाता है। और इसकी हेल्प करने में जो एलिमेंट होता है, जो पैरामीटर होता है, वो बेसिकली टेम्परेचर होता है बल्ब का इटसेल्फ। उसका टेम्परेचर उसको जल्दी ये क्रीप फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो ये बेसिकली क्रीप की वजह से ब्रेकेज है, ना कि फ्यूजन है। मतलब ये जो मेल्टिंग है ना टंगस्टन वायर की, ये मेल्टिंग वाला फिनोमिना नहीं है, बल्ब फ्यूज नहीं होता, ये क्रीप का फेलियर होता है जो कि उसके टंगस्टन वायर को तोड़ देता है। आपने टूटी हुई देखी होगी। और इवन ये फिनोमिना इस ज़्यादा प्रोमिनेंट तभी आपने देखा होगा बल्ब का, कि बल्ब को अगर आप चलते हुए को थोड़ा बहुत अगर हिलाएं ना, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत हिलाएं या स्ट्राइक कर दें, गलती से किसी चीज़ पर हल्का फुल्का स्ट्राइक कर दें, तो उसकी जो टंगस्टन फिलामेंट जो उसका अंदर लगा हुआ ना, वो बेसिकली उसके ऊपर फोर्स इतनी ज़्यादा अचानक लग जाती है कि वो इस क्रीप की स्टेजेस से बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। अप्लाइड लोडिंग जो है ना बड़ी तेज़ी से हो जाती है, और वो फिलामेंट वैसे ही टूट जाता है, ठीक है। तो वो मेल्ट नहीं होता, वो फिर बकायदा जो है ना बड़ी तेज़ी से, मतलब आपने फोर्स लगाई तो वो क्रीपिंग इफेक्ट जहाँ पर उसने फॉर एग्जांपल कोई 30 40 डेज लगाने थे, इमीडिएटली भी टूट जाता है, यानी कि वो मैकेनिकल फेलियर बेसिकली बनता है, ठीक है। वो फ्यूजन का केस नहीं आता, ठीक है। ये भी एक क्रीप की बेसिकली एग्जांपल है कि वो कुछ अरसे बाद टूट जाना, वो बेसिकली ये टाइम ले रहा होता है। ये जो टाइम का हमारा ग्राफ है ना ओरिजेंटल, तो ये 30 40 डेज या 2 महीने तक वो ऐसा ऐसा टूटता रहता है। तो इससे बचाने के लिए आप खुद सोचें, जब अगर आपको कंफर्म है कि ये क्रीप की वजह से टूटता है, तो आपको बेसिकली चाहिए ये कि किसी तरीके से आप मतलब फॉर एग्जांपल 15 दिन या 20 दिन आपने इस्तेमाल किया ना वो बल्ब, ठीक है, एक डायरेक्शन में, तो उसके एलिमेंट को 180 डिग्री रोटेट कर दें, ताकि उस एलिमेंट का जो ग्रेविटी का फैक्ट है अब दूसरी तरफ आने लग पड़े, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टोटका है कि उसका क्रीप फेलियर से बचाने के लिए 10 एक दिन बाद उसको 180 डिग्री रोटेट कर दें। पहले क्रीप दूसरी तरफ हो रही थी, अब उल्ट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो मतलब दोबारा मटेरियल जो है ना वापस आने लग पड़ेगा। फिर 10 15 दिन बाद उसको 180 डिग्री कर दें। तो इस तरह आप ज़्यादा फॉर द लॉन्ग ऑफ पीरियड उस बल्ब को यूज़ कर पाएंगे, या उस बल्ब को के एलिमेंट को इस तरह आप लगाएं कि उसमें ग्रेविटी की वजह से जो अलोंगेशन होनी है, ठीक है, क्रीप इफेक्ट आना जिस उसमें, वो कम से कम आए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं बल्ब के एलिमेंट के लिहाज से। इसी तरह एक दूसरा जेट इंजन्स टरबाइन का ब्लेड्स हैं। आपने वो जेट इंजन्स के ब्लेड्स उसमें देखे होंगे, इधर चेक करते हैं।
ठीक है। ये देखें, ये जेट इंजन के ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये एक ख़ास रोटर के अंदर चलते हैं। जैसे ये एक आपको थोड़ा सा ये रोटर नज़र आ रहा है ना, कि बाहर केसिंग है, अंदर बहुत कम क्लीयरेंस के साथ, बहुत कम क्लीयरेंस होता है, और ये बहुत कम क्लीयरेंस होता है, और ये ब्लेड जो है ना, इसके बहुत करीब से गुजर के तो इसके अंदर ये चलते हैं ये ब्लेड्स, ठीक है, ताकि क्लीयरेंस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो इन ब्लेड्स की अक्सर कभी कभी फेलियर होती है, और वो इस वजह से कि जैसे मतलब एक टाइम गुजरता है ना, मतलब जब लेट्स सपोज आपने एयरप्लेन को उड़ाया एक बहुत लॉन्ग फ्लाइट पे उड़ेगा, तो इसके अंदर आपको पता ब्लेड्स के अंदर फिर अच्छा खासा टेम्परेचर भी जनरेट होता है। ये अच्छे खासे टेम्परेचर में जब रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो जब कोई चीज़, और इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी लगती है, मटेरियल बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड जाने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। उस मतलब कांस्टेंट एक फोर्स उनके ऊपर लग रही है कि वो बाहर की तरफ मटेरियल निकले, यानी कि इसकी केसिंग की तरफ टकराने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कॉन्स्टेंटली वो, और फिर टेम्परेचर इसका जो इतना ज़्यादा राइज हो जाता है, इसकी वजह से जब आप इसके इंजन को एक लॉन्ग फ्लाइट के बाद बंद करते हैं, तो इसका ब्लेड लेट्स सपोज 1000 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो ये 1000.1 मिलीमीटर, जस्ट 0.1 मिलीमीटर लेट्स सपोज इसकी जो है वो लेंथ इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो आप दूसरी फ्लाइट करें, लेट्स सपोज 1002 मिलीमीटर के करीब जो है ना इसकी वो लेंथ इंक्रीज हो जाए। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्लाइट्स पे फर्दर इसको उड़ाया जाए और बहुत ज़्यादा हीटअप भी हो ये इंजन, ठीक है, तो बार बार हीटअप हो, या फ्यूल इस तरह का है कि वो टेम्परेचर इसका बढ़ा दे, प्रॉपर कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसके जो एक लॉन्ग फ्लाइट की वजह से 5-6 घंटे के बाद इसकी डायमेंशन में इसकी ना प्रॉपर एक चेंजिंग आई होती है, इसकी डायमेंशंस प्रॉपरली चेंज हुई होती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत इसके लॉन्गेट हो जाती हैं। तो इसकी इस क्रीप मतलब एक टाइम इफेक्ट ऑफ जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल और टेम्परेचर फोर्स, इन फोर्सेस की वजह से ये बाकायदा इसकी डायमेंशंस इंक्रीज हो जाती हैं, एलोंगेशन इसमें आ जाती है, स्टेज 1 की हो या वो स्टेज 2 की हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली स्टेज 1 की हम कंसीडर कर लेते हैं कि थोड़ी सी एलोंगेशंस होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी भी डिफॉर्मेशंस वो बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि वो इस क्लीयरेंस को ख़त्म कर देती हैं। जब वो ये क्लीयरेंस ख़त्म हो जाती है, फिर इसके साथ जब जैसे ही थोड़ा सा टकराता है तो फिर ये ब्लेड जो है ना वो ब्रेकेज की तरफ जाते हैं, तो फिर ये टरबाइन फेलियर की तरफ चली जाती है। अक्सर क्रीप इफेक्ट की वजह से भी ये ब्लेड्स बेसिकली फेल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें कि ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं और क्रीप का किया है, तो होपफुली काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। तो इंशाल्लाह इस फर्दर मेरे ख्याल से भी टाइम हमारा कितना हो गया हुआ है, 44 मिनट्स हो गए। तो फर्दर एक चीज़ पॉइजन रेशो रहेगी, ये चलें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्रीप के हवाले से जो आपके पास क्वेश्चंस हों वो मेरे साथ सेशन में डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।